Hello friends, my name is Diksha and you are watching CSRD Education। आज हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे हैं जिसे जानना एज अ नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी, अगर हम किसी के सामने भी बायोलॉजी की बात करते हैं तो वो बेसिक सा क्वेश्चन बस पूछता है हमसे, हु इज़ फादर ऑफ बायोलॉजी एंड व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो हम जानते हैं कि किसी भी बड़ी चीज़, किसी भी थिंग्स में डीपली जानने से पहले उसकी बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। भले हमें उसकी डीपली चीज़ें पता है, अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो एक बार पर्सन को लगेगा कि हमें कुछ नहीं आता। तो इसीलिए इसकी बेसिक चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु भी कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रेस्टस। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तु भी बोलते हैं। ये हो गए बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी के फादर। अब हम चैप्टर में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि किसने दिया था, टैक्सोनॉमी, स्पीसीज, फाइलम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सब आप पढ़ेंगे। तो इन्हें किसने दिया था ये भी हम आपको बताएंगे। तो मैंने कुछ पहले से पॉइंट नोट कर रखे हैं। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, जिन्हें एच संत पाउ ने दिया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी कैरोलस लीनियस ने दिया था। और हाँ, कैरोलस लीनियस ने इन्हें जो है पायोनियर वर्कर भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इन्हें हम आगे बताते हैं आपको। अगर आप एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड में फर्स्ट पेज देखेंगे तो उसमें ब्लू कलर से व्हाट इज लिविंग पूछा गया है, क्वेश्चन है, या आप बोल सकते हैं हेडिंग है, जो भी आप बोल सकते हैं। तो अगर हम किसी से भी व्हाट इज लिविंग पूछते हैं, लिविंग क्या है, वैसे बहुत से कन्फ्यूज़न होते हैं कि हम ऐसा कौन सा थिंग है, ऐसी कौन से कैरेक्टर है कि जिससे हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को पहचान सके, जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। तो अगर हम किसी से भी पूछते हैं व्हाट इज़ लिविंग तो सबका कॉमन आंसर ये होता है कि जो पर्सन ग्रोथ कर सकते हैं। बट ये करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज ऐसे बहुत से नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि ग्रोथ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ करते हैं। जी हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स के ग्रोथ का जो डिफिनीशन है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल है। तो मास तो नॉन लिविंग थिंग्स के भी ग्रोथ होते हैं ना। अब कैसे होते हैं वो हम आपको आगे बताते हैं। पहले मैंने ऐसे ही थोड़ा सा एज ए इंट्रोडक्शन टाइप लिख लिया है कि ये 5 पॉइंट आपको लिविंग थिंग्स में व्हाट इज़ लिविंग के क्वेश्चन में पढ़ने हैं। तो ग्रोथ, जो कि लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्यों कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे हम आगे बताते हैं। रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मेटाबॉलिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये लाइफ फॉर्म या लिविंग थिंग्स के डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्यों कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, यह हम आप लोगों को आगे बताते हैं। कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ फॉर्म। और एक बात कि जो इस अर्थ पर ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म विच इज सेल्फ कॉन्शियसनेस अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। मीन्स इस अर्थ पर ह्यूमन बींग ही एक ऐसा पर्सन है जो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, खुद के बारे में अवेयर होता है। ये क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, क्या पुटअप होते ही भी है। दैट लाइक विच ऑर्गेनिज्म इन दिस अर्थ हु इज सेल्फ कॉन्शियसनेस और अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, सो ह्यूमन बींग। तो नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स का ग्रोथ। देखिए, लिविंग थिंग्स का डिफिनीशन ग्रोथ का, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मीन्स भार में इंक्रीज होना और इंडिविजुअल के नंबर में इंक्रीज होना, ये दोनों जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रोथ के। अब जब इंक्रीज भार में हो रहा है तो मतलब
नॉन लिविंग थिंग्स भी ऑब्वियसली ग्रोथ करते हैं। अब कैसे करते हैं? एनसीईआरटी में कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल दिए गए, लाइक दैट माउंटेन्स, बोल्डर, सैंड ड्यून्स। हम जानते हैं कि माउंटेन्स, बोल्डर, सैंड ड्यून्स पहले से नहीं बनते। माउंटेन कैसे बनते हैं? छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल से और रॉक से और सैंड से, मतलब बहुत से पार्टिकल्स जो है मिलके एक जब इकट्ठा होते हैं तो माउंटेन बनाते हैं। और सैंड ड्यून्स, जब सैंड ढेर सारी इकट्ठा होते हैं तो एक सैंड ड्यून्स बनता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि देखिए, माउंटेन बनाने के लिए सॉइल पार्टिकल्स और सैंड इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इनके मास में ही तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? अब इंक्रीज इन मास जब कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ का, तो मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स भी तो ग्रोथ ही कर रहे हैं ना। सो दैट अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बहुत से सेल के बने होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ करते हैं वो सेल डिवीज़न के द्वारा करते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीज़न के द्वारा ग्रोथ करते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स बोथ आते हैं। अब इनमें देखते हैं कैसा ग्रोथ होता है। ग्रोथ तो इनमें सेल डिवीज़न के द्वारा होगा, दोनों में। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ अकर अप टू सर्टेन एज। समझ में आया कि एनिमल्स में ये जो ग्रोथ होते हैं ना, वो कुछ ही एज तक होते हैं, मीन्स मैच्योरिटी के बाद ये ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाते हैं। बट इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न अकर कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। मतलब प्लांट्स में ये जो ग्रोथ होता है वो उसके पूरे लाइफ स्पैन, पूरे लाइफ टाइम तक कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होता है। क्यों? आप क्लास 11th में ये चैप्टर 6 है एनाटॉमी ऑफ प्लांट, उसमें आप पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट और सूट के एक्सिस पे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है, जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करते हैं। ये डीपली आप एनाटॉमी ऑफ प्लांट चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीज़न के द्वारा ग्रोथ होता है उसे हम लैबोरेटरी में माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब वो एक सेल के बने ही होते हैं, तो लैबोरेटरी में तो माइक्रोस्कोप के अंदर उसे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं ना। इन हायर प्लांट एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है ना। और एक बात, डेड ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रोथ करते। अब ये भी मत सोचने लगेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स है तो डेड ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करते। डेड ऑर्गेनिज्म जो है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो सब जानते ही होंगे, क्लास 10th में आप लोगों ने इसे पढ़ा भी है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी which possessing more or less similar characteristics to that of parents। means रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी का प्रोडक्शन होता है जिसमें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स या कम से कम कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स की तरह उसमें होते हैं। अब देखिए हम इस पे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएशन हो रहा है ना, मतलब कम से कम कैरेक्टरिस्टिक्स या ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, मतलब पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते, तो यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखिए रिप्रोडक्शन तो आप लोग सभी जानते हैं कि 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पर्सन की नीड होती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पर्सन। तो अब देखिए ये किस में होते हैं, तो कॉमनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। सभी और इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, लेकिन जब उनका फेवरेबल कंडीशन नहीं होता
तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अब कैसे करते हैं हम आपको नेक्स्ट बताते हैं इसके बाद। देखिए, हमने तो बताया कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट्स। अब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं फंजाई। फंजाई रिप्रोड्यूस बाई मिलियन ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर्स। फंजाई जो होता है रिप्रोड्यूस करता है मिलियन ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा, जो कि वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट तो आप सभी जानते होंगे कि फंजाई है। और एक बात, सभी कंफ्यूजन में होते हैं कि फंजाई इज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो मैं आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ कि फंजाई जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट एक फंजाई है सॉरी जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना। ईस्ट इज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और ये फंजाई है। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है ईस्ट एंड हाइड्रा, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है। अब बडिंग प्रोसेस क्या होता है, वैसे मैं आपको मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोसेस क्या होता है बता देती हूँ। हाँ, 11th के एग्ज़ाम में आ सकता है, बट नीट की एग्ज़ाम में नहीं आ सकता कि आप पूरे प्रोसेस बताइए बडिंग क्या होता है। हाँ, ये आ सकता है क्वेश्चन कि ईस्ट और हाइड्रा में रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस के द्वारा होता है। अगर आप 11th पढ़ रहे हैं, जैसे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब बस प्रोसेस याद रखिए। लेकिन अगर आप 11th 12th भी पढ़ रहे हैं विथ स्कूल एग्जामिनेशन एंड नीट प्रिपरेशन, तो आपको सारी चीज़ें समझना और लर्न करना इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बडिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए ईस्ट है। और एक बात कि जो फंजाई होते हैं, फंजाई क्या मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें उनके रिप्रोडक्शन के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, स्पेशली फंजाई मॉइस्ट कंडीशन और वार्म टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अब वार्म टेम्परेचर लाइक एज 90 मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो और उसी के साथ जितना ज़्यादा मॉइस्ट कंडीशन हो। तभी आप देखते हैं कि बारिश के मौसम में जैसे ब्रेड वगैरह होते हैं तो उसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाते हैं इन कंपैरिजन टू समर सीजन। तो वही, क्योंकि उसमें मॉइस्ट कंडीशन होते हैं और टेम्परेचर भी मैक्सिमम ही होता है, तो इसी वजह से। अब हम देखते हैं कि ईस्ट में बडिंग कैसे होता है। मान लीजिए ये मैंने ईस्ट बनाया ना, ये इसका न्यूक्लियस है। तो फर्स्टली क्या होगा कि ईस्ट जब अपने रिप्रोडक्शन स्टेज में होगा तो उसके बॉडी पर एक स्मॉल टाइप का बर्ड प्रोड्यूस होगा। फिर इसके बाद ये जो ईस्ट का जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट होगा और जो बर्ड प्रोड्यूस्ड हुआ है मतलब डिवाइड होंगे कि हाफ से डिवाइड होगा, हाफ इसके, अब ये तो पेरेंट ही हुआ ना, हाफ पेरेंट ईस्ट में हो जाएगा और हाफ डॉटर ईस्ट में। तो फिर इसके बाद कुछ कंडीशन में ये एक बर्ड हुआ तो इसके ऊपर दूसरे बर्ड फॉर्म होते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे एक चैन टाइप का फॉर्म हो जाता है बर्ड का। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, पेरेंट से डिटैच हो जाते हैं, फिर एक ही ईस्ट से ढेर सारे ईस्ट फॉर्म हो जाते हैं। ईस्ट इज रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग प्रोसेस। और बडिंग प्रोसेस क्या होता है ये मैंने आपको बताया। अब सेकेंड थिंग, हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें क्या होता है ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स के, इसमें ब्रेन नहीं होता है। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है कि विच ऑर्गेनिज्म इन विच नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल बट नो हैव न्यूरॉन। तो ये हाइड्रा है कि इसमें ढेर सारे, इसके पूरे बॉडी में एक नर्व सेल का नेटवर्क टाइप होता है बट इसमें ब्रेन नहीं होते ना। तो हाइड्रा भी जो है बडिंग प्रोसेस के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है।
देखिए इनमें टेंटिकल्स होते हैं। ये ऑलरेडी मैंने रफली फिगर बना के रखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। तो पहले जब मॉइस्ट कंडीशन आते हैं या फेवरेबल जिसे हम कह सकते हैं फेवरेबल, इनके रिप्रोड्यूस करने के लिए जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो क्या होता है कि इसके बॉडी पर एक बर्ड प्रोड्यूस्ड होता है ना, बर्ड प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये बर्ड पहले ग्रोथ करते हैं, पहले तो डिटैच नहीं हो जाएगा, पहले ये ग्रोथ करेगा अपने मैक्सिमम, मतलब जितना ये अपने पेरेंट्स से अटैच होकर ग्रोथ कर सकता है उतना ये ग्रोथ करेगा। फिर उसके बाद ये अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाएगा और फिर एक न्यू हाइड्रा फॉर्म कर लेगा। तो क्या हुआ, रिप्रोड्यूस ही तो कर रहे हैं, बट हाँ कौन सा रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, बर्डिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी याद रखिएगा। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैंने बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं, लाइक एज अमीबा, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। मीन्स देखिए एक सेल के ये बने होते हैं, इनमें ग्रोथ भी सेल डिवीज़न के द्वारा होता है तो रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीज़न के ही द्वारा होता है। तो बहुत कंफ्यूजन में हम कह सकते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है सिनोनिम्स होते हैं। तो इनमें आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि ये ग्रोथ कर रहे हैं या रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब दोनों हम बोल सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के ये सिनोनिम्स ऐसा माना जाता है क्योंकि एक ही सेल के बने ही होते हैं। अब सेल डिवीजन से ग्रोथ कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। और एक बात, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही ऐसे पर्सन होते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस अर्थ पर जो इमोर्टल होते हैं। इमोर्टल मतलब जो कभी मर नहीं सकते। अब कैसे, क्योंकि देखिए एक सेल के बने ही होते हैं, ये आप क्लास 12 के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे कि एक सेल के बने होते हैं। तो जब ये सेल डिवीज़न होता है तो ये दो डॉट जैसे अमीबा ही दो डॉटर सेल फॉर्म कर लेते हैं। फिर इसके बाद इनका न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है फिर सेल होता है। हम जानते हैं आप क्लास 10th में चैप्टर 10 में पढ़ेंगे सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल में, क्लास 11th में ही, कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस ना। तो पहले कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है फिर सेल का डिवीज़न होता है। तो देखिए क्या हुआ, अब इसके पेरेंट तो डेड नहीं हुए ना, ये सेल डिवीज़न के द्वारा बस इसके दो डॉटर सेल फॉर्म हो गए। तो इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो इमोर्टल होता है। हम इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मैंने बताया कि इसमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं क्योंकि वो एक ही सेल के बने होते हैं। तो एक सेल से अब डिवीज़न करें तो भी दो डॉटर सेल फॉर्म होंगे जिसे हम ग्रोथ भी कहें या हम रिप्रोडक्शन कहें। अब थर्ड लोअर ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया या फ्लैट वर्म, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रू रीजनरेशन से होता है। अब ये रीजनरेशन प्रोसेस क्या होता है इसे देख लेते हैं। जैसे ये प्लेनेरिया हुई ना, ये प्लेनेरिया है तो इसमें रीजनरेशन जो होता है पहले अपने बॉडी को जो है फ्रेगमेंट करते हैं 3 पार्ट, मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में ही कर दिया है, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, जैसे कंडीशन होता है और जैसे ये फ्रेगमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो एक छोटा पार्ट है ना, अब ये एक प्लेनेरिया 3 पार्ट में फ्रेगमेंट हुआ, 3 पार्ट में कट हुआ। तो 3 पार्ट पे कट हुआ तो एक पार्ट जो है एक न्यू प्लेनेरिया फॉर्म करता है, फिर सेकेंड पार्ट न्यू प्लेनेरिया फॉर्म करता है, फिर थर्ड पार्ट न्यू प्लेनेरिया फॉर्म करता है। तो एक प्लेनेरिया से कितने प्लेनेरिया फॉर्म हुए, 3 प्लेनेरिया। तो मतलब आप देख सकते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं रीजनरेशन तो इसी से पता चल रहा है कि रीजनरेट करना, फिर से जनरेट करना। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने ही बॉडी से तो जनरेट कर रहे हैं ना, जो मतलब इनके डॉटर सेल हैं, डॉटर जो फॉर्म हो रही है वो इनके ही बॉडी से, पेरेंट सेल से ही फॉर्म हो रही है ना। ट्रू रीजनरेशन, तो प्लेनेरिया जैसे अब रीजनरेशन ही अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ रीजनरेट हो रही है, फिर से जनरेट हो रही है। तो क्या कर रहे हैं, प्लेनेरिया अपने ही बॉडी से, मतलब ये पेरेंट हो गया, अपने ही बॉडी को मतलब
अपने ही बॉडी से जो है 3 प्लेनेरिया रीजनरेट कर रहा है। अब ये फ्लैट वर्म, इनमें क्या कह सकते हैं हम कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस रीजनरेशन प्रोसेस बहुत हाई रेट पर होता है, क्योंकि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होते ही हैं, तो इनमें जो रीजनरेशन प्रोसेस होते हैं ना बहुत ही हाईली रेट से होते हैं, और इन्हें हम फ्लैट वर्म भी कहते हैं। अब प्लेनेरिया में सिर्फ रीजनरेशन प्रोसेस नहीं होते हैं, जैसे क्वेश्चन में दे दिया गया कि रीजनरेशन प्रोसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन फर्स्ट ऑप्शन प्लेनेरिया, सेकेंड ऑप्शन बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन हाइड्रा एंड फोर्थ ऑप्शन मोर देन वन। तो हाइड्रा भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होते हैं, और प्लेनेरिया में भी रिप्रोडक्शन हाइड्रा भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन रीजनरेशन प्रोसेस के द्वारा होते हैं, और प्लेनेरिया में भी रिप्रोडक्शन रीजनरेशन प्रोसेस के ही द्वारा होते हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? मोर देन वन। ये मैंने खुद से नहीं बनाया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है नीट में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोगों को जानना और समझना और उसे ध्यान रखना जरूरी रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मैंने आपको बता ही दिया कि फंजाई इज रिप्रोड्यूस्ड बाय मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। अब लिविंग थिंग्स, अच्छा रिप्रोडक्शन को हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बोला? ये तो सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होते हैं ना, ऐसा नहीं है। देखते आगे कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो लाइफ होके भी, लिविंग होके भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए कुछ तो एक्सेप्शन निकले ना इसमें कि अब लाइफ होके भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो अब ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही हुआ ना। जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। एक बात, जो इनफर्टाइल और स्टेराइल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है इनमें। कैसे? जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं, हम जानते हैं कि आज के जनरेशन में बहुत से टेक्निक आ गए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इससे वो पेरेंट बन सकते हैं। बट जो स्टेराइल ह्यूमन कपल होते हैं अपने पूरे लाइफ में पेरेंट्स नहीं बन सकते, तो इसीलिए यहाँ पे इनफर्टाइल नहीं लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे इनफर्टाइल भी दे सकता है, तो वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। स्टेराइल ह्यूमन कपल, म्यूल्स खच्चर एंड वर्कर बीज, ये 3 जो ऑर्गेनिज्म है लाइफ होते हुए भी ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अब प्रोटोनेमा ऑफ अनदर एग्जाम्पल भी दी गए हैं। देखिए मैं एनसीईआरटी का जैसे फर्स्ट लाइन ये है, सेकेंड लाइन ये है, ऐसे नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं ऊपर नीचे भी पढ़ा रही हूँ। जैसे मैंने अब ये प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस फिलामेंटस एल्गी ये फ्लैट वर्म के बाद दिया गया है और ये लास्ट में दिया गया है। मैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ा रही हूँ, बट लाइन टू लाइन जैसे ऊपर नीचे लाइन हो जा रहे हैं, बट करेक्ट डिफिनीशन। ये जरूरी नहीं है कि आपको बस पता रहना चाहिए कि एनसीईआरटी में इतना दिया गया है, और जितना एनसीईआरटी में अगर किसी भी वर्ड का एनसीईआरटी में जिक्र भी हो तो उससे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो इसलिए ये भी मैं नहीं कहूँगी कि देखिए नीट के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, इसके अलावा कोई भी बुक नहीं टच करना है। अगर आप 11th क्लास के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम के भी, तो आप मेरी नोट्स पढ़ सकते हैं, या आप स्कूल में कोई आपके टीचर्स हो उनकी नोट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए लिखने के लिए पूरा का पूरा क्या होता है इन कंपैरिजन टू रिटन एग्ज़ाम, जो एमसीक्यू के एग्ज़ाम होते हैं ना बहुत ही ईजी होते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक आंसर उसमें दिया रहता है, बस आपको याद रहना चाहिए। अगर बायो है, अगर फिजिक्स है, तो आपको उसका क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और आपको उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि नीट एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होता है, बट हाँ ईजी भी होता है, हार्ड भी होता है, कोई भी चीज़ ईजी नहीं होती है। अगर आप पढ़े हैं तो आपको सब ईजी लगेगा। तो मैं कह रही थी कि जो प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस होते हैं, फिलामेंटस एल्गी और फंजाई,
ये रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। जैसे फंजाई एक है तो मतलब ये अपने नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज करके जो है रिप्रोडक्शन करता है। तो ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन भी पूछे गए कई बार कि प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। अब मॉसेस क्या है? ये प्लांट किंगडम में आप पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट्स का एक सब क्लास है, लीवरवॉर्ट एंड मॉसेस। तो ये चैप्टर 6 ही है, चैप्टर 3 है क्लास 11 का। प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, फिलामेंटस एल्गी एंड फंजाई रिप्रोड्यूस बाई फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने देखिए, फर्स्ट ग्रोथ था, सेकेंड रिप्रोडक्शन, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब थर्ड मेटाबॉलिज्म, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल के, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल के बने होते हैं। अब ये केमिकल स्मॉल होता है, बिग होता है, वेरियस क्लासेस से बिलोंग करता है, वेरियस शेप साइज होते हैं। वैसे हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत से हार्मोन्स अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हार्मोन सिक्रेट होता है, और हम ग्रोथ भी करते हैं तो हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है, जो कि मैच्योरिटी के बाद सिक्रेट होना स्टॉप हो जाते हैं। और अगर उसके बाद भी सिक्रेट होते हैं तो क्या होता है? तो हमारे ग्रोथ में इंक्रीज नहीं होता, वो एक डिजीज टाइप का होता है, डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, जिंजैटिज्म, जिसमें हमारे हाथ बड़े हो जाएंगे, या तो पैर ही बड़ा हो जाएगा, या तो सर ही बड़ा हो जाएगा, बट ग्रोथ नहीं होगा। ये अभी आप पढ़ेंगे क्लास 11 के ही चैप्टर 22 इंडोक्राइन ग्लैंड्स में, कि इंडोक्राइन ग्लैंड से कई हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कई ग्लैंड होते हैं जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास। तो इंडोक्राइन एक्सोक्राइन बोथ होता है। तो ऐसे बहुत से, जैसे जो भी सिचुएशन होता है, हम डर जाते हैं या हमें गुस्सा आता है, तो हर सिचुएशन में हर अलग अलग हार्मोन सिक्रेट होता है। बट इन लार्ज अमाउंट, अगर ज़्यादा अमाउंट में ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती। इससे डिसऑर्डर भी हो सकते हैं और कई ढेर सारी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में क्रिएट हो सकती हैं। तो ये अभी आप लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे केमिकल आया तो एज ए नॉलेज बस बता दिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि केमिकल जो हमारे सभी ऑर्गेनिज्म केमिकल के बने होते हैं, और ये केमिकल स्मॉल, बिग, वेरियस क्लासेस साइज से बिलोंग करता है। अब देखिए, सभी का मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो उन सारे में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे आप छोटे बच्चों को देखे होंगे कि वो दूध पीते हैं, बट जब वो वॉमिटिंग करते हैं तो कर्ड टाइप की वॉमिटिंग करते हैं। कैसे? हमारे बॉडी में दूध का केमिकल रिएक्शन होता है कि दूध में कैसीन एंजाइम पाई जाती है, तो वो हमारे बॉडी में कैल्शियम से मिक्स करके पैरा कैसीन फॉर्म करती है। ये अभी आप क्लास 11 के चैप्टर 12 में पढ़ेंगे कि जब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाएगा तो इसमें ये सब आप पढ़ेंगे ना। तो मैंने बस बता दिया कि देखिए, हम केमिकल रिएक्शन हुआ हमारे बॉडी में, तभी जब बच्चे तो दूध ही पीते हैं बट वॉमिटिंग करते हैं तो कर्ड टाइप का निकलता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में जो सभी केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी के इनसाइड, उनका सम टोटल, the sum total of all chemical reaction in our body is called metabolism। मीन्स हमारे बॉडी में जो सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं उनका सम टोटल क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है।
अब इन्हें अच्छा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं तो इन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्यों बोले, क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोले, ये भी देख लेते हैं कि लैबोरेटरी में, इन लैबोरेटरी में जो हमारे बॉडी के इनसाइड केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसे हम सेल फ्री सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं। सेल फ्री सिस्टम तो क्या हुआ, अभी से हम बॉडी के आउटसाइड भी तो परफॉर्म कर रहे हैं, भले ही लैबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड तो ये नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और देखिए एनसीईआरटी में लाइन दी गई है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नॉट, जो हम बॉडी के आउटसाइड लैबोरेटरी में परफॉर्म करते इज नॉट अ लिविंग थिंग्स नॉर नॉन लिविंग थिंग्स, बट आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इज लिविंग रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिलहाल पूछे तो नहीं गए, इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इज लिविंग थिंग्स और लिविंग रिएक्शन इज नॉट लिविंग थिंग्स बट लिविंग रिएक्शन, इज लिविंग थिंग्स इज लिविंग रिएक्शन। तो आप क्या टिक करेंगे, नॉट लिविंग थिंग्स बट लिविंग रिएक्शन, लिविंग रिएक्शन वाली नहीं टिक करना है ना। देखिए ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन ही आपको उठा के दे दिया है, तो इसीलिए फॉर नीट एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर बायोलॉजी एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक लाइक एज बाइबल। अगर आपको 360 आउट ऑफ 360 पाना है तो आप किसी भी इस 10 ईयर के पेपर को, किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए कि 90 क्वेश्चन है तो 85, 86, 87 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं, और 3 क्वेश्चन अगर बाहर से आए भी है, मान लीजिए 87 आ गया एनसीईआरटी से, 3 क्वेश्चन बाहर से, तो ऐसा नहीं एकदम बाहर से पूछा गया, वो भी अगर आप एनसीईआरटी में पढ़े तो उसको भी कर सकते हैं। और इन नीट 2020, आप अगर नीट 2020 का पेपर उठा के देख लीजिए तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर आया हो। अगर नीट 2020 में कोई बायोलॉजी का एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के गया हो तो उसका 360 आउट ऑफ 360 तो कन्फर्म है आना। हम देख लेते हैं कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग रिएक्शन होता है, बट ये बॉडी के आउटसाइड भी परफॉर्म हो रहा है लैबोरेटरी में, तो इसीलिए ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया है। अब कहीं कहीं हम देखते हैं इसी में ही कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक इन वाइट्रो, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म, तो अब इन वाइट्रो का मतलब क्या है, इन वाइट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, अगर इन विवो होता तो उसका मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, उसका मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फोर्थ, बट दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब क्यों ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, वैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकली फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकली फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो यूनिसेल लाइक चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। अब देखिए अगर क्वेश्चन पुटअप किया गया विच प्रोसेस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकली फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन में दिया है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 60% बच्चे तो श्योर है वो रिप्रोडक्शन का टिक करके आएंगे, अगर वो एनसीईआरटी कॉन्सेंट्रेट होके एक एक लाइन के एक एक वर्ड अच्छे से ना पढ़े हो तो, क्योंकि उन्हें कन्फ्यूज़न रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यही लगता है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट दिस इज़ नॉट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकली फीचर, तो इसीलिए सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकली फीचर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो देखिए क्या होता है मिमोसा प्यूडिका, ये तो प्लांट्स के ये इस प्लांट के बारे में तो सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो छुई मुई प्लांट, मतलब मिमोसा प्यूडिका को ही छुई मुई प्लांट बोलते हैं। तो जैसे आप इसको टच करते हैं तो देखते हैं, नोटिस करते हैं कि इनकी पत्तियां जो होती हैं सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्स देते हैं अपने एक्सटर्नल स्टिम्यूली, अपने इन्वायरमेंट को, तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब तो शायद समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी इन्वायरमेंट, अपने सराउंडिंग को रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब जैसे वो हमारा सराउंडिंग हम पे एक्शन करते हैं तो हम रिएक्शन करते हैं। लाइक एस न्यूटन्स थर्ड लॉ, वैसे फिजिक्स में तो मैं नहीं जाऊंगी, बस ले लिया कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी तो यही है कि एक्शन एंड रिएक्शन। और हम क्या कर रहे हैं, हम सराउंडिंग को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब उनके एक्शन के बदले हम रिएक्शन कर रहे हैं। अब क्या, मिमोसा प्यूडिका को हम टच कर रहे हैं तो अपने पत्तियों को सिकोड़ ले रहा है, तो वो रिएक्शन ही दे रहा है ना। तो लाइक दैट, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए अचानक में कोई नुकीली चीज़ हमें चुभ गई तो हम अपने हाथ को रिमूव कर लेते हैं, या कोई ज़्यादा गर्म चीज़ हम टच करते हैं तो अपने हाथ को रिमूव कर लेते हैं। तो क्या हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट एक्सटर्नल स्टिम्यूली है, हीट, तो हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, अपने हैंड को वहाँ से मूव कर ले रहे हैं। तो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एस चेयर, बॉटल, मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स एग्जांपल ले लीजिए, अब उन्हें चाहे टच करिए, चाहे मारिए, चाहे फेंकिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको रिस्पॉन्स कभी नहीं देंगे। बट यहाँ पर मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि न्यूटन्स में एग्जाम्पल अगर आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे हम दीवार को मारते हैं तो हमारे हाथ में भी अब थोड़ा बहुत तो चोट लगता है, तो ये रिएक्शन ही है। तो हम यहाँ पर न्यूटन्स के थर्ड लॉ से नहीं कंपेयर कर सकते, आई एम सो सॉरी। तो देखिए एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया कि एग्जाम्पल नहीं दिया गया, लाइन दिया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इससे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। जो फोटो पीरियड होता है ऑल प्रोकैरियोट्स, सभी मतलब प्रोकैरियोट्स से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल क्यूज। अब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स तो क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, सेल, अगर नहीं पढ़ा तो बता देते। प्रो मतलब पुराने, कैरियन न्यूक्लियस को बोलते हैं। यूकैरियोट्स, यू मतलब न्यू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मीन्स जो पुराने जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, लाइक एज यूनिसेलर, मल्टीसेलर। तो सारे प्रोकैरियोट्स से मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक सभी अपनी इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और उन्हें रिस्पॉन्स दे सकते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी हैं। एंड फोटो पीरियड अफेक्ट, मैंने बताया कि जैसे फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक एस ह्यूमन बींग। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, मतलब अपने फेवरेबल कंडीशन में ही केवल ब्रीड करते हैं, तो उनमें फोटो पीरियड जो है बहुत ही अफेक्ट करता है। अब फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो पीरियड मीन्स सनलाइट का पीरियड। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, जैसे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट दे दिया। जैसे कई टाइप के क्वेश्चन, अगर आप नीट के प्रिपरेशन करें तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, या आप कोचिंग ज्वाइन किए तो आपको बताया जाता है कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स भी दे सकते हैं, और फिर इसका कई टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भी दे सकते हैं। तो ऐसे पूछ सकते हैं इसमें कि फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर, और थर्ड फोर्थ कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आप फर्स्ट ऑप्शन टिक लगा देंगे कि फोटो पीरियड जो है रिप्रोडक्शन, सीजनल ब्रीडर्स में रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि फोटो पीरियड क्या होता है, सनलाइट से रिलेटेड है, कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिससे सनलाइट, अब सभी प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। बट ऐसे बहुत से प्लांट एनिमल हैं जिनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भी सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए फोटो पीरियड इसी को कहा गया है। इसीलिए फोटो पीरियड जो है इसी को कहा गया है।
fifth characteristics and last characteristics for characteristics of the characteristics consciousness. ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए. अब कॉन्शियसनेस क्या होता है? हम जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर रहते हैं, जैसा कि मैंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बताया. कॉन्शियसनेस, लेकिन ह्यूमन बीइंग, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ विच इज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस. ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ विच इज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस. देखिए, और सभी ऑर्गेनिज्म तो अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म जो खुद के बारे में अवेयर होता है, अवेयर ऑफ हिम सेल्फ, सेल्फ कॉन्शियसनेस. एग्जाम्पल हम लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया, मैंने अलग से नहीं लिया है. पेशेंट, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो कोमा में है हॉस्पिटल में. अब क्या है, उससे लिविंग थिंग्स बोलेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे? क्योंकि ब्रेन भी उसका डेड है और जो उसके लंग्स और हार्ट है वो मशीन के द्वारा रिप्लेस है. क्योंकि कोमा में अगर कोई पेशेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं ना कि एक जिंदा लाश की तरह है. क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका ब्रेन, ये सब हम जो इंसान का, इन ह्यूमन जो सारे खेल होते हैं ना, वो सभी ब्रेन के होते हैं, जो हम थिंकिंग करते हैं. आज हमारा कंट्री या इतने आगे हम जनरेशन में पहुंच चुके हैं. पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल. मैं जैसे बता रही थी कि जो हमारा जनरेशन आज इतना आगे चल रहा है और हम इतने नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, तो ये सब किसका खेल है? ये हमारे ब्रेन का है. सभी ब्रेन, ऐसा नहीं है कि एक ह्यूमन बीइंग के ब्रेन की कैपेसिटी कुछ और है, एक ह्यूमन बीइंग के ब्रेन की कैपेसिटी कुछ और है. सभी की 1350 सीसी होती है, बट ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रेन का. तो मैं जैसा बता रही थी कि पेशेंट इन कोमा लाइंग इन हॉस्पिटल, वो ब्रेन डेड होता है. एंड सेकेंड थिंग कि उसका जो हार्ट और लंग होता है वो रिप्लेस होते हैं मशीन के द्वारा रिप्लेस होता है. तो देखो, ये पर्सन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है और इसे हम ना ही लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं, ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं ना. अब अभी आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि ऑल लिविंग फेनोमेना, हमारे बॉडी में जो सभी लिविंग फेनोमेना होते हैं वो सेपरेटली नहीं होते, अंडरलाइंग इंट्रैक्शन में होते हैं. मतलब एक इंट्रैक्शन होता है, जो सभी लिविंग फेनोमेना हमारे बॉडी में होते हैं उन्हीं सभी फंक्शन में एक आपस में इंट्रैक्शन होता है. जैसे ये लाइन देखिए, मैं बार बार, आप सोच रहे होंगे कि हर बात पे कह रही है कि ये लाइन आ सकते हैं एग्ज़ाम में या ये लाइन पूछे जा सकते हैं. क्योंकि बेटा देखो, एग्ज़ामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम है. हम थोड़ा भी, मतलब देखिए, होता नहीं है कि एक टीचर बस पेपर नहीं सेट करते, कई टीचर सेट करते. तो अभी हमारा इतना IQ, अभी हमारा इतना ब्रेन इतना शार्प नहीं है कि हम सारे टीचर्स के माइंड को पता कर सके. इसीलिए सारे टॉपिक, सारे लाइन, सारे वर्ड को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको. अगर नीट 2020 में इसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो ज़रूरी नहीं है कि नीट 2021 में भी ना आए, आ सकते हैं. बट हाँ, इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन बस आने के चांसेस होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते. देखिए 2019 में भी एक क्वेश्चन बस आया था, मैंगीफेरा का साइंटिफिक नेम, मैंगो का साइंटिफिक नेम. तो इसीलिए इस चैप्टर, ऐसा नहीं है कि नीट 2020 में नहीं आया तो इस चैप्टर को हम छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है नीट 2021 में आ जाए. तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, आर अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल. जो टिश्यू की प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल. कि जो टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है एक सेपरेटली सेल में नहीं प्रेजेंट होती, कई ढेर सारे सेल होते हैं, आपस में इंट्रैक्शन होता है तो एक टिश्यू फॉर्म होता है. तो ऐसे देखिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट के टाइप के. फर्स्ट स्टेटमेंट दे सकता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल. सेकेंड दे सकता है स्टेटमेंट की प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट
इन इंट्रैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। थर्ड दे सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट नॉट प्रेजेंट इन इंट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज तो हम क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। अगर आप ये टिक लगाएंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल तो ये गलत हो जाए।